नमस्कार। आज हम अपने आसपास के हरे भरे पौधों की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। जी नमस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री है पौधों की संरचना और उनके भाग के बारे में, जो हमें इन्हें बेहतर समझने में मदद करेगी। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अच्छा ये तना है, ये पत्ती है, ये जड़ है, बल्कि ये समझना है कि ये सब हिस्से मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं, मतलब एक पूरी व्यवस्था की तरह। हाँ, और एक सवाल जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्या ये सच है कि हम किसी पौधे की पत्ती को देखकर उसकी जड़ों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं? मतलब जमीन के नीचे क्या चल रहा है ये ऊपर से पता चल जाए। हाँ, ये वाकई एक बहुत रोचक बात है और स्रोत इसी तरह के कुछ छिपे हुए कनेक्शंस पर रोशनी डालता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। परत दर परत इनको समझते हैं। शुरुआत शायद इनके बाहरी रूप से करें। हाँ ठीक है। जैसे स्रोत में बताया है कि पौधों को उनके साइज के हिसाब से बांटा जा सकता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ झाड़ी जैसे, कुछ बड़े पेड़। हाँ, ये एक सामान्य वर्गीकरण है। जैसे गुलाब या चमेली हो गए छोटे, घने, फिर उनसे थोड़े बड़े, ज्यादा फैले हुए, झाड़ी कह सकते हैं, और फिर आते हैं ऊंचे मजबूत तने वाले पेड़, आम, नीम, बरगद। तो ये साइज में फर्क तो है ही, पर असली कहानी तो इनके हिस्सों के काम करने के तरीके में है। तो तने से शुरू करें। स्रोत में इसे पौधे की रीढ़ कहा गया है। ओके। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल सही, और है भी। तना ही तो है पौधे का मुख्य आधार। इसका सबसे पहला, सबसे जरूरी काम वो है पौधे को सीधा रखना। अच्छा। हाँ, मतलब पत्तियों, फूलों, फलों, इन सबको सहारा देना ताकि उन्हें हवा, धूप सब ठीक से मिले। यानी एक तरह का ढांचा। हाँ, लेकिन सिर्फ सहारा ही नहीं देता होगा, ये परिवहन वाली बात भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। तना एक बिजी हाईवे समझिए। हाईवे? हाँ। अच्छा। हाँ। ये जड़ों से पानी और खनिज लेता है और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके। और फिर पत्तियों में जो खाना बनता है उसे वापस नीचे लाता है, जड़ों तक, दूसरे हिस्सों तक। तो ये टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक, ये तो बढ़िया उपमा है। स्रोत में वो लाल स्याही वाला प्रयोग भी था ना? हाँ, वो क्रियाकलाप 2। हाँ, कि पौधा लाल स्याही वाले पानी में रखा तो तना लाल हो गया। बिल्कुल। ये तो सीधा सबूत है कि पानी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, वो प्रयोग तने की इसी परिवहन क्षमता को दिखाता है साफ साफ। और कुछ पौधों में तो तना खाना भी जमा पड़ता है। जैसे आलू? हाँ, जैसे आलू। तो तना सहारा भी है, परिवहन मार्ग भी, और कभी कभी स्टोर रूम भी। वाह, ये तो बड़ा मल्टीटास्किंग हिस्सा है पौधे का। अच्छा, तने से ऊपर चलें तो पत्तियां आती हैं। स्रोत कहता है ये पौधे का खाना बनाने वाला कारखाना है। और ये नाम एकदम सही है। पत्तियों में ही तो वो कमाल की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस। जी, फोटोसिंथेसिस। यहीं पर सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से पौधा अपना भोजन बनाता है। और पत्ती की बनावट भी शायद इसी के लिए, वो चौड़ा हरा हिस्सा, पर्णफलक। बिल्कुल, लैमिना, ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप पकड़ सके। और वो डंठल, पर्णवृंत या पेटियोल, उससे वो तने से जुड़ती है। और पत्ती के अंदर वो बारीक नसें होती हैं, शिराएं। उनका क्या काम है? वो फिर से परिवहन का काम करती हैं, पानी को पत्ती के कोने कोने तक पहुंचाना। अच्छा। और जो भोजन बना है उसे पत्ती से बाहर ले जाना। आप कह सकते हैं ये पत्ती की अपनी पाइपलाइन है। पाइपलाइन, ठीक है। पर क्या ये नसें, ये शिराएं सब पत्तियों में एक जैसी दिखती हैं? नहीं, यहीं पर बात और मजेदार हो जाती है। पत्तियों में इन शिराओं की जो व्यवस्था है ना, उसे शिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। वेनेशन? हाँ, और ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक होता है जालिका रूपी, रेटिकुलेट। जालिका रूपी मतलब जाल जैसा? हाँ, बिल्कुल, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, नसें वैसी फैली होती हैं। आम, गुलाब, इनकी पत्तियां देखिएगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा है समानांतर, पैरेलल वेनेशन। इसमें शिराएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, सीधी सीधी। जैसे घास में या मक्के की पत्ती में? एकदम सही। घास, गेहूं, मक्का, इनकी पत्तियों में ये बिल्कुल साफ दिखता है। अच्छा, जालिका रूपी और समानांतर, ये सिर्फ दिखने में अलग है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? ये वही रहस्य वाली बात है ना जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो कनेक्शन जुड़ता है। इस शिरा विन्यास का सीधा ताल्लुक है पौधे के एक और बहुत जरूरी पर छिपे हुए हिस्से से। किससे? जड़ों से, रूट से। ओह, तो पत्तियों की नसें और जड़ें जुड़ी हुई हैं? हाँ, लेकिन उस कनेक्शन को पूरी तरह समझने के लिए पहले जड़ों को जानना होगा। ठीक है,
जड़ें, जो ज्यादातर जमीन के नीचे रहती हैं, दिखाई नहीं देती। इनका पहला काम तो पौधे को पकड़ के रखना है ना? एंकरिंग पौधे का लंगर है वो। स्रोत में वो एक्टिविटी 6 का जिक्र है ना, पौधे को खाने की कोशिश करना। हाँ। वो यही दिखाता है कि जड़ें कितनी मजबूती से पकड़ बनाए रखती हैं। और दूसरा सबसे जरूरी काम शायद पानी और खनिज वगैरह सोखना। बिल्कुल, मिट्टी से पानी और सारे पोषक तत्व खींचना, यही तो कच्चा माल है जो फिर तने के रास्ते ऊपर जाता है। और कुछ जड़ें खाना भी जमा करती हैं, जैसे गाजर, मूली। हाँ, शकरकंद भी। ये सब रूपांतरित जड़ें हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। अच्छा, और एक बात और, जड़ें हरी नहीं होती। सही पकड़ा, क्योंकि उन तक धूप नहीं पहुंचती तो उनमें क्लोरोफिल नहीं बनता। ठीक है, तो अब आते हैं जड़ों के प्रकार पर। क्या सारी जड़ें एक जैसी होती हैं या यहाँ भी वैरायटी है? नहीं, यहाँ भी विविधता है। स्रोत कहता है कि मुख्य रूप से 2 तरह की जड़ें मिलती हैं। 2 तरह की? कौन कौन सी? पहली है मूसला जड़, टैप रूट। इसमें क्या होता है कि एक मेन मोटी जड़ होती है जो सीधे नीचे जाती है गहराई में। फिर उससे साइड में पतली पतली जड़ें निकलती हैं, जैसे मटर, चना, आम, गुलाब, इन सब में यही होती है। अच्छा, एक मुख्य जड़ दूसरी तरह की दूसरी है रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट। इसमें कोई एक मोटी मुख्य जड़ नहीं होती। तो फिर इसमें तने के बेस से ही बहुत सारी पतली पतली धागे जैसी जड़ें एक साथ निकलती हैं, एक गुच्छा सा बन जाता है। अच्छा, गुच्छे की तरह। हाँ, ये ज्यादा गहरी नहीं जाती पर मिट्टी में खूब फैल जाती हैं। घास, गेहूं, मक्का, बाजरा, इनमें ऐसी ही जड़ें होती हैं। ओके, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो अब वो कनेक्शन, पत्तियों की नसें और जड़ों का प्रकार, अब बताइए। हाँ, अब सुनिए वो कमाल की बात। प्रकृति का एक छुपा हुआ नियम स्रोत कहता है, और ये काफी हद तक सही बैठता है। जिन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, टैप रूट, उनकी पत्तियों में शिरा विन्यास ज्यादातर जालिका रूपी होता है, रेटिकुलेट। क्या बात है, मतलब गहरी मुख्य जड़ तो पत्ती में जाल जैसी नसें। हाँ, और जिन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, फाइब्रस, उनकी पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होता है, पैरेलल। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब घास की जड़ें रेशेदार तो पत्ती में नसें सीधी, समानांतर। सही। और गुलाब की जड़ मूसला तो पत्ती में नसें जाल जैसी। ये तो सच में एक सीक्रेट कोड जैसा है पौधों को पहचानने का। है ना अद्भुत? ये दिखाता है कि पौधे के अलग अलग हिस्से कितने इंटरकनेक्टेड हैं। उनमें एक तालमेल है, एक लॉजिक है। सही बात है। मतलब ये कि सिर्फ पत्ती को ध्यान से देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन के नीचे क्या होगा, या जड़ देखकर पत्ती के बारे में सोच सकते हैं। ये जानकारी तो मतलब पौधों को देखने का नजरिया ही बदल गया। अच्छा, हमने तना, पत्ती, जड़ की बात कर ली। अब आते हैं पौधे के शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर, फूल पर। फूल, हाँ, ये दिखने में तो सुंदर होते ही हैं, पर पौधे के लिए इनका काम बहुत बड़ा है। ये पौधे के प्रजनन अंग हैं, रिप्रोडक्शन। हाँ, यहीं से बीज बनते हैं जिनसे फिर नए पौधे उगते हैं। स्रोत में गुलाब का उदाहरण दिया है ना, चित्र 4.19, कैसे एक बंद कली धीरे धीरे खिलकर पूरा फूल बनती है। हाँ, कली, उसकी हिफाजत के लिए बाहर वो हरी पत्तियां सी होती हैं, बाह्य दल। बिल्कुल, सेपल्स, वो कली को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब फूल खिलता है तो हमें दिखती हैं रंगीन पंखुड़ियां, पेटल्स। पंखुड़ियां, इनका काम तो शायद कीड़े मकोड़ों को, तितलियों को बुलाना होता होगा परागण के लिए। एकदम सही। उनका रंग, उनकी खुशबू, ये सब परागणों के लिए, पॉलिनेटर्स के लिए एक तरह का न्योता है। अच्छा। फिर पंखुड़ियों के अंदर होते हैं फूल के असली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एक होता है पुंकेसर, स्टैमेन, ये फूल का नर भाग है। नर भाग? हाँ, इसके ऊपर होता है परागकोश, एंथर, चित्र 4.23 में दिखाया है। इसी में बनते हैं परागकण यानी पोलन। पोलन, ओके। और मादा भाग? फूल का मादा भाग है स्त्री केसर, पिस्टल। इसका सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वो अक्सर चिपचिपा सा होता है। चिपचिपा क्यों? ताकि पोलन उस पे चिपक सके। फिर स्टिग्मा एक नली यानी वर्तिका या स्टाइल से नीचे अंडाशय, ओवरी से जुड़ा होता है। ओवरी, अंडाशय, तो बीज यहीं बनते हैं? हाँ, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, ओव्यूल्स। चित्र 4.24 और 4.25 में दिखाए हैं। जब पोलन स्टिग्मा पर आता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो यही ओव्यूल्स बीज बन जाते हैं। अच्छा। और पूरा अंडाशय ही अक्सर फल में बदल जाता है। वाह,
तो ये 4 हिस्से हो गए, बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या हर फूल में ये चारों होते ही हैं? अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ फूलों में इनमें से कोई एक या ज्यादा हिस्से गायब भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अपूर्ण फूल भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति में बहुत विविधता है। तो हमने पौधे की बनावट की काफी बारीकी से पड़ताल की आज। शुरुआत की उनके अलग-अलग साइजेस से, फिर तनी के काम देखे, सहारा देना, पानी खाना पहुंचाना, स्टोर करना। फिर पत्तियों को समझा, कैसे वो खाना बनाती हैं और कैसे उनकी नसों के पैटर्न, वो जालिका रूपी और समानांतर। हाँ, और फिर जमीन के नीचे गए, जड़ों को देखा, मूसला और रेशेदार, कैसे वो पौधे को जमाए रखती हैं, पोषण खींचती हैं। और आखिर में फूलों की रंगीन दुनिया, उनका प्रजनन में रोल और उनके नर और मादा भाग। लेकिन मेरे लिए आज की सबसे चौंकाने वाली या कहूँ रोचक बात वो जड़ों और पत्तियों के बीच का कनेक्शन था। हाँ, वो वाकई खास है। मूसला जड़ तो जालिका रूपी नसें, रेशेदार जड़ तो समानांतर नसें। ये तो याद रखने वाली बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पौधे के हिस्से अलग थलग नहीं है, एक पूरा डिजाइन है। स्रोत ने वो क्रम भी सुझाया था याद रखने को। शाखा, तना, पत्ती, जड़। हाँ, ये क्रम मदद कर सकता है सब जोड़ने में। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल या कहूँ एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, पूछिए। किसी फूल को देखेंगे तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ उसकी सुंदरता पर या उसके नाम पर ही अटकेगा? या अब हम शायद एक पल रुककर सोचेंगे, अरे इसकी पत्ती की नसें देखो, जाल जैसी हैं। तो क्या इसकी जड़ मूसला होगी या इस फूल के अंदर कहाँ होंगे वो पुंकेसर और स्त्री केसर? ये वाकई एक सोचने वाली बात है और शायद यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये स्रोत सामग्री हमें यही याद दिलाती है कि हर पौधा, चाहे कितना भी आम क्यों ना लगे, वो अपने आप में एक जटिल, एक अद्भुत मशीन है, प्रकृति का एक जीता जागता करिश्मा। सही कहा। तो उसे सिर्फ ऊपरी तौर पर देखने के बजाय उसकी अंदरूनी बनावट, उसके काम करने के तरीके, उसके छिपे हुए पैटर्न, इनको समझने की कोशिश करना, ये न सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाता है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक नया, एक ज्यादा गहरा नजरिया देता है। बिल्कुल। तो अगली बार बगीचे में या रास्ते में कोई पौधा दिखे तो उसे इस नई नजर से देखना यकीनन दिलचस्प होगा। हाँ, जरूर होगा।